नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। नए किसान बिल को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस की तैयारी है कि देश भर में बिल के विरोध में प्रदर्शन करने की। तो वहीं पीएम मोदी ने खुद कहा कि बिल किसानों के लिए है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। सीएम योगी ने सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया और 6 महीने में नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए हैं। वहीं देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम को बड़ा झटका लगा है और गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया है। तो ये 4 तस्वीरें आपको जो इस टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये 4 तस्वीरें, ये 5 बजे की बड़ी खबरें हैं जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन, यूपी में अब सरकारी नौकरियों की सौगात और किस तरीके से विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने हमला किया, विपक्ष कैसे किसानों के मुद्दे पर झूठ फैला रहा है और अब पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से बाहर किया गया। तो ये बड़ी खबरें हैं जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। पेटीएम कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया गया है। पेटीएम पर लगा नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप, ऑनलाइन भुगतान में गड़बड़ी का आरोप, ऑनलाइन भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगा है। गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को धोखाधड़ी के आरोप में हटाया गया है। पहले वार्निंग दी गई, वार्निंग के बाद भी जब स्थिति नहीं बदली तो गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया गया। ग्राहकों से गैर कानूनी वसूली करता है पेटीएम। ऑनलाइन कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग, सट्टेबाजी की नीतियों का नहीं किया गया पालन। नियमों के खिलाफ जाने पर पेटीएम पर की गई है कार्रवाई। इससे पहले भी पेटीएम पर कई संगीन आरोप लग चुके हैं। नोटबंदी के दौरान भी पेटीएम ने बाजार में बनाई थी ग्राहकों से गैर कानूनी वसूली करने का मामला नोटबंदी के दौरान भी सामने आया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वार्निंग के बाद भी पेटीएम ने अपनी गलती क्यों नहीं सुधारी? आखिर पेटीएम मनमानी क्यों करता है? पेटीएम पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। सबसे बड़ा सवाल कि बार बार वार्निंग देने के बाद भी आखिर पेटीएम ने अपनी गलती क्यों नहीं सुधारी? आखिरकार बड़ी कार्रवाई करते हुए गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को हटा दिया है। यानी अब गूगल प्ले स्टोर से आप पेटीएम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग और सट्टेबाजी के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा है पेटीएम पर। नोटबंदी के दौरान भी पेटीएम ने बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए कई गैर कानूनी तरीके अपनाए थे, तब भी पेटीएम पर आरोप लगा है। बार बार आखिर पेटीएम मनमानी क्यों करता है? ग्राहकों से गैर कानूनी वसूली क्यों करता है पेटीएम? वार्निंग के बाद भी आखिर क्यों नहीं पेटीएम ने अपनी गलती सुधारी? इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, जिस तरीके से पेटीएम के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं नियमों के पालन न करने को लेकर और गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को हटा दिया है, इसे कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी कार्रवाई? देखिए, एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। गूगल प्ले स्टोर जो कि एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे सारे जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस रहते हैं, जहां से आप डाउनलोड करते हैं। तो अगर गूगल ने ऐसी कार्रवाई करी है, इसका मतलब ये बहुत सीरियस है और बहुत ही बड़ी क्षति है पेटीएम के लिए। ये उनको आर्थिक रूप से क्षति नहीं है, लेकिन उनके एक नाम पे भी बहुत बड़ी क्षति है। और ये इसलिए भी है क्योंकि पहले कस्टमर्स जो करते रहते थे कंप्लेंट्स बार बार पेटीएम के बारे में कि उनका पैसा रह गया है, उसे कट गया है, कई बार वो कंप्लेंट्स नहीं देख रहे हैं सही,
बहुत समय लगा रहे हैं, या उनका जो है किसी तरह से जो है कोई पेटीएम फ्रॉड हो गया है जिसमें उनका पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, उस पर सही से कार्रवाई नहीं करते थे पेटीएम। और कई सारी ऐसी गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए थे जहां पे लगता था कि पेटीएम एक कंपनी ऐसा समझ रही थी कि वो इस पर्टिकुलर डोमेन में सबसे उच्च कोटि के हैं और उनको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सर्वाइव करते रहेंगे। हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे ऑनलाइन कैसीनो की बात करें, बेटिंग की बात करें, वो तमाम इसके लिए नॉर्म्स अलग बनाए गए हैं। इनके ऊपर पेटीएम पर आरोप लगा है कि वो नॉर्म्स का पालन नहीं किया है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पेटीएम कुछ बेटिंग की कुछ उस तरह से एक्टिविटी संचालित कर रहा था पेटीएम के थ्रू, उसको लेकर के गूगल प्ले ने कार्रवाई की है। तो ये कार्रवाई कितनी बड़ी मानते हैं आप? देखिए, तभी मैं कहना चाह रहा हूँ ये खाली, देखिए अगर इसको देखा जाए तो ये खाली है कार्रवाई उस चीज के लिए, लेकिन इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स गूगल के पास पहुंच रही थी। ये ना ही जो है खाली एक पर्टिकुलर इस चीज को लेकर, ये एक ट्रिगर रहा है कि ठीक है आप कैसीनो या इस तरह के जितने ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स है जो इंडिया में अलाउड नहीं है, वहां पे आप किसी ना किसी तरह सपोर्ट दे रहे हैं, लोग पैसा एक्सचेंज कर पा रहे हैं, पैसा निकाल पा रहे हैं, उसमें जा पा रहे हैं, और आपने सही तरीके से गाइडलाइन फॉलो नहीं करी है जो कि एक एप्लीकेशन को करनी चाहिए, जो परमिशन उसको चाहिए। तो ये पेटीएम आज देश का एक बड़ा वॉलेट बन चुका है, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, और बावजूद उसके अगर उसके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई इस तरह से अगर आरोप लगते हैं तो वो अपने आप में बेहद संगीन आरोप हैं। सबसे बड़ी बात यह कि नोटबंदी के दौरान भी पेटीएम के ऊपर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा था, और एक बार फिर वैसे ही आरोप लगे। तो आखिर पेटीएम इतनी मनमानी करता क्यों है, और क्या इसके ऊपर कोई है? क्योंकि ये सेगमेंट में सबसे जो है बिगिनर था, तब उस समय कोई सेगमेंट में कोई इतना प्रभावशाली एप्लीकेशन नहीं था, तो लोगों ने बहुत अडैप्ट किया इसको। और जो यूज टू हो जाती है हमारी भारतीय जनता किसी भी ऐसे एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, क्योंकि हमारी इतनी जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम है हमारे यहाँ, तो एक बार अगर पेटीएम से पैसा भेजना सीख लिया किसी ने, ये जो भी एप्लीकेशन आ गया उसको यूज टू हो गए, तो वो बहुत ही कम चांसेस है कि वो किसी दूसरे एप्लीकेशन पे यूज करें। जैसे कि अगर गूगल, हमें सर्च इंजन की बात करूं तो सबको पता है कि गूगल कर लो, तो वो नाम सा बन गया है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। तो वैसे ही पेटीएम ने अपना नाम इस तरह से कमाया था कि अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको पेटीएम ही एक माध्यम है, लेकिन अब और भी बहुत सारे माध्यम जो पेटीएम से ज्यादा सेफ हैं, जो बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी की चीजों का भी जो बहुत ध्यान रखते हैं, अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। गूगल का अपना भी जो है इस तरह का जो गूगल पे करके जो एप्लीकेशन है जहां से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और ऐसे कई हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि चूंकि बहुत सारे पेटीएम की तरह के वॉलेट इस समय जो है मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी बेहतर है, तो ऐसे में अगर इस वक्त पेटीएम के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है तो उससे जाहिर तौर पर पेटीएम को तगड़ा झटका लगेगा। और ये चूंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 2 मिनट में चीजें वायरल होती हैं, तो किसी की किस्मत बना देती है, तो किसी की किस्मत बिगाड़ भी सकती हैं। तो पेटीएम के लिए एक तगड़ा झटका है जिस तरह से गूगल प्ले स्टोर ने उसे प्ले स्टोर से हटाया है। ये देखिए, सेंटिमेंट को बहुत हिट किया है कस्टमर्स की पेटीएम का जो गूगल ने कार्रवाई की है पेटीएम के ऊपर, और बहुत सारे कस्टमर्स ये झेल रहे थे। ये देखिए, ये जो केस आया, जो ट्रिगर हुआ है, वो हुआ है किस चीज को लेकर, एक भाई आप कैसीनो या किसी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी जो इंडिया में नहीं अलाउड है या जिसके लिए परमिशन से आपको लेनी है, आप ऐसा करवा रहे हो अपने आपके एप्लीकेशन के थ्रू, लेकिन जो कस्टमर से आप मनमानी चला रहे हो, जिनके पैसे कट जाते हैं या जिनके बीच में फंस रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप उनको रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा तबका था। कितनी बार हमने आपके चैनल पे और अन्य चैनलों पे ये बात सुनी है उपभोक्ताओं द्वारा कि कितने बड़े फ्रॉड हो गए जो कभी रेजोल्यूशन नहीं। चलिए हिमांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर पेटीएम को तगड़ा झटका लगा है जिस तरीके से गूगल ने कार्रवाई की है, प्ले स्टोर से हटा दिया गया है पेटीएम को, और अब पेटीएम पर यूं तो ये टेम्परेरी एक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कहीं ना कहीं पेटीएम को लेकर के लोगों के कई मुगालते दूर जरूर किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेटीएम लगातार कामयाबी के कदम बढ़ाता जा रहा था, उसमें उसके बीच में उसने कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज ऐसी शुरू की जो ग्राहकों के जेब से पैसा निकाल रही थी या पैसा धीमे धीमे हड़पा जा रहा था। तो अब उसके बाद गूगल प्ले स्टोर ने कार्रवाई की है, तो तगड़ा झटका इस वक्त पेटीएम को लगा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। किसान बिल को लेकर के घमासान मचा हुआ है। केंद्र सरकार को घेरने में विपक्ष जुटा हुआ है। कांग्रेस किसान बिल के विरोध में
देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि बिल का पास होना किसान और सरकार के बीच की दूरी को दिखाता है। यह बात पी चिदम्बरम ने कही है कि किसानों के खिलाफ है यह बिल। किसान बिल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बिल किसानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसानों को उद्योगपतियों के हवाले करने का बिल है। किसान बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि समस्याओं पर ध्यान दे केंद्र, वो इस बिल से सहमत नहीं हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि किसान बिल का सदन में विरोध करें, वॉकआउट न करें। किसान बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने भी विरोध किया है। अध्यादेश वापस लेने की मांग की गई है। नए अध्यादेश को किसानों में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो संसद में पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। किसान बिलों को लेकर के अखिलेश यादव हो, पी चिदम्बरम हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी ने इसकी मुखालफत की है और किसान भी इस किसान बिल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है इस नए विधेयक में और क्यों इसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है, आपको दिखाते हैं। किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे। अगर राज्य में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता है तो किसान दूसरे राज्य में बेच सकता है। साथ ही फसलों को ऑनलाइन माध्यम से भी बेचा जा सकेगा और बेहतर दाम मिलेंगे। बिल में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है। इससे एक आपूर्ति चैन तैयार करने की कोशिश कर रही है सरकार। अब अनाज, खाद्य तेल, आलू, प्याज को अनिवार्य वस्तु नहीं रह गई है, इनका भंडारण किया जाएगा। इसके तहत कृषि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सरकार प्रयास कर रही है। किसान उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020 क्या कहता है, दरअसल आपको बताते हैं। राज्य सरकार को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कोई कर लगाने से रोक लगाता है। यानी कि कोई कर नहीं लगा सकती अगर बाहर बिक्री के लिए जाता है या खरीद के लिए जाता है। और किसानों को इस बात की आजादी देता है कि वो अपनी उपज लाभकारी मूल्य पर बेचे। सरकार का तर्क है कि इस बिल से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 करीब 65 साल पुराने वस्तु अधिनियम कानून में संशोधन के लिए लाया गया है। इस बिल में अनाज, दलहन, आलू, प्याज समेत कुछ खाद्य वस्तुओं आदि को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर करने का प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को व्यापार करने में आसानी होगी और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी। सरकार का यह भी दावा है कि इससे कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल 2020 कहता है कि किसान पहले से तय मूल्य पर कृषि उपज की सप्लाई के लिए लिखित समझौता कर सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए एक आदर्श कृषि समझौते का दिशा निर्देश भी जारी करेगी ताकि किसानों को मदद मिल सके और आर्थिक लाभ कमाने में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर इस बिल को लेकर विरोध क्यों हो रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। निजी कंपनियां किसानों का शोषण न करें, इसका डर है। चिंता यह भी है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे। राज्य सरकार को परेशानी है कि किसान दूसरे राज्य में जाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी। किसान बिल बना विवाद। किसान बिल से देश में हलचल।
किसानों का अहित बताकर खेमों में बटी राजनीतिक पार्टियां। विरोध जताकर कैबिनेट पद से हरसिमरत कौर ने दिया इस्तीफा। विपक्ष बिल को बता रही है किसान विरोधी, बिचौलियों को खत्म करता है यह बिल। पीएम मोदी ने लगाया भ्रमित करने का आरोप। किसानों से बिल का समर्थन करने की अपील। तो संसद में किसानों से जुड़े 2 बिल उनकी सभी शंकाओं को दूर किए बिना ही कल पास कर दिए गए। उससे बीएसपी कतई सहमत नहीं है। पूरा देश का किसान क्या चाहता है, इस ओर केंद्र सरकार जरूर ध्यान दे तो यह बेहतर होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का यह ट्वीट है जिस पर वो इस बिल को लेकर के जो शंकाएं हैं वो आरोप लगा रही हैं सरकार पर। इन शंकाओं को दूर किए बिना ही बिल पास कर दिए गए, जिससे बीएसपी सहमत नहीं है। अब किसान बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अध्यादेश से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश के किसानों को इन विधेयकों के लिए बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलियों को खत्म करना जरूरी है। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ में रोजगार को लेकर सीएम योगी की बड़ी पहल सामने आई है। लोक भवन में अफसरों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने विभागों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करें और 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। तो मुख्यमंत्री ने यह बड़ी बातें कही हैं। जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी बेहद गंभीर हैं। यूपी पीएससी एवं अन्य सरकारी भर्तियों की तरह तेजी से कराएं आगे सभी भर्तियां। तो मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यूपीएससी की तरह तेजी से भर्तियां कराई जाएं। बता दें कि अब तक बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस की भर्ती हो चुकी हैं, 50,000 टीचर की भर्ती हुई हैं और 1 लाख से अधिक अन्य विभागों में भी भर्ती हो चुकी हैं। जबकि कोरोना कालखंड में भी 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो अब तक जो रोजगार देने का सिलसिला था उसे और तेज करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। वहीं इस मामले में यूपी के सूचना निदेशक शिशिर ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट पर लिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 21 सितंबर 2020 को सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे। जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई उसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से तेजी से कराई जाएं आगे की सभी भर्तियां।
तो सूचना निदेशक शिशिर ने भी ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि 21 सितंबर को सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुख से मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद उनको निर्देशित किया जाएगा कि जल्द से जल्द जहां जहां भी जगह खाली हैं उन्हें तत्काल भरने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। अगले 3 महीने में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके बाद अगले 3 महीने यानी कि मैक्सिमम 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। यूपी में अब गंगा नदी के किनारे वाले शहरों का विकास करेगी सरकार। साबरमती की तरह रिवर फ्रंट बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी जोरों पर है। इस वक्त गंगा नदी के किनारे पार्क, झूले और रेस्टोरेंट बनेगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आवास इस पर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रिवर फ्रंट विकसित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार का मानना है कि अगर गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के साथ साथ अगर वहां पर साबरमती की तरह रिवर फ्रंट डेवलप करके वहां पर कुछ विकास किया जाए तो उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और रेवेन्यू भी सरकार के पास आएगा। यही वजह है कि चाहे वो इस वक्त लखनऊ से हमारे असिस्टेंट एडिटर आलोक राय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आलोक, जिस तरीके से यूपी में गंगा नदी के किनारे अब रिवर फ्रंट डेवलप करने की सरकार कोशिश कर रही है, इस कदम को किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, बिल्कुल देखा जाए तो निश्चित रूप से सरकार का एक बड़ा प्रपोजल है, खासकर गंगा नदी के किनारे जो शहर है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ और वाराणसी। एक तरफ सरकार जहां लगातार गंगा की सफाई पर ध्यान दे रही है, गंगा की धारा को निर्मल कर रही है, उसके प्रवाह को अविरल करने की कोशिश में लगातार सरकार जुटी हुई, चाहे वो केंद्र हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो। तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी योजना तैयार की है कि एक रिवर फ्रंट बनाया जाए, खासकर कानपुर में, प्रयागराज में और बनारस में, गंगा नदी के किनारे वाली ये जो मेजर शहर है उत्तर प्रदेश के, जहाँ जो है साल में लाखों श्रद्धालु आते हैं, तमाम बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। तो जैसे कि गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बना है, उसी की तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। इससे जहां एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। तो ऐसी सरकार की योजना है और इसको लेकर के जो प्रमुख सचिव आवास हैं दीपक कुमार, उनकी तरफ से जो तीनों जिलों हैं, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी, इनके जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जो वीसीज हैं, उनसे जो है जल्दी से जल्दी प्रपोजल मांगा गया है ताकि फिर उस पर जो है आगे की रूपरेखा तय की जाए। उसको आलोक, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहले गंगा यात्रा, फिर गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की तमाम वो कवायद सरकार ने किया। गंगा के किनारे उद्यान विकसित करने के लिए, हॉर्टिकल्चर डेवलप करने के लिए, गंगा के किनारे की संस्कृतियों को पुनर्जीवित करने की कवायद भी सरकार पिछले दिनों करती दिखाई दी है। और अब गंगा के किनारे रिवर फ्रंट डेवलप करने की जो योजना है, कुल मिलाकर के क्या कहा जाए, गंगा को अपने पुराने आध्यात्मिक और पौराणिक स्वरूप में लाने के साथ साथ उसको टूरिज्म का सेंटर बनाने की भी तैयारी में है सरकार? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गंगा का पौराणिक जो महत्व है उसको सरकार जो है बनाना चाहती है, उसको जो है पुनः स्थापित करना चाहती है और इसीलिए सरकार चाहती है कि इसको जो है साथ साथ टूरिज्म से भी जोड़ा जाए, इसको जो है श्रद्धालुओं से जोड़ा जाए। जो पर्यटक आते हैं उनको तमाम सहूलतें दी जाए ताकि वो वहां पर बार बार आए और ज्यादा संख्या में लोग आए, जिससे एक तरफ जहाँ पर्यटन का विकास होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, दूसरी तरफ गंगा की जो महत्ता है वो और बढ़ेगी। क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा एक माँ के रूप में पूजी जाती है। देश भर में लाखों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो लगातार गंगा नदी के किनारों पर आते हैं, डुबकी लगाते हैं, चाहे वो कुंभ हो या फिर तमाम ऐसे मेले हैं जो गंगा नदी किनारे रखते हैं। तो गंगा का पौराणिक महत्व है और सरकार भी जानती है, इसीलिए सरकार उसकी सफाई पर, उसकी अविरलता, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि गंगा का सिर्फ आध्यात्मिक विकास ही ना हो, बल्कि गंगा एक अगर टूरिज्म के बड़े सेंटर के तौर पर भी डेवलप हो। और यही वजह है कि अब रिवर फ्रंट के जरिए गंगा में टूरिज्म को लाने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि गंगा का बेहतर तरीके से विकास हो के और गंगा अविरल और निर्मल बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। महोबा जिले की चरखारी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण ने अपने ही सरकार के
जिलाधिकारी के ट्रांसफर पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि वो महोबा जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी अवधेश तिवारी के ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं है। उनके भ्रष्टाचार से संबंधित कई सबूत मेरे पास हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री जी को दिए थे मैंने, और सीएम योगी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी को हटा दिया। मगर जनपद को लूटने वाले को हर रिकॉर्ड मेरे पास है। हम एक एक रुपए वसूल करके रहेंगे। इसके लिए हमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। तो ये वो विधायक जी हैं जो हमेशा से अपने बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं, हमेशा विवादास्पद बयान देते हैं। ब्रजभूषण राजदूत एक के बाद एक विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं। जिलाधिकारी के खिलाफ उन्होंने पहले भी मोर्चा खोला था और अब उनके ट्रांसफर के बाद भी वो लगातार तत्कालीन जिलाधिकारी अवधेश तिवारी पर बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा विधायक जी ने। जिले के अंदर काफ़ी दिनों से बहुत घमासान मचा हुआ था। बिल्कुल कबरई के मामले में स्वर्गीय इंद्रकांत त्रिपाठी जी का मैं उनके परिवार के साथ में हूं, और किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी हो अगर अत्याचार करेगा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। ये संदेश जनपद में साफ तौर पे जा चुका है। बिल्कुल जा चुका है। कल हमारे ज़िले के जिलाधिकारी भी स्थानांतरित हो गए हैं। स्थानांतरित होने से ही मैं अकेला संतुष्ट नहीं हूँ, उनके ट्रांसफ़र हो जाने से ही मैं अकेला संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे पास कई एविडेंस हैं उनके भ्रष्टाचार से संबंधित, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शुक्रवार को दिए थे, और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी बात को संज्ञान लेते हुए यहाँ के जिलाधिकारी को हटा दिया है।